नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माँ दुर्गा कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौरसिया आप लोगों के सामने एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेके आया हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक के स्थान पर दूसरे को क्या है, बदल देना। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे समीकरण है x + y = 14 या x - y = 4, इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण को हम ले करके x को y के पद में बदल दें या y को x के पद में बदल करके यही जो है हम उससे x या y का मान प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारी है प्रतिस्थापन विधि। अगली है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करते हैं हम, यदि इसको विलोपन विधि से हल करना होता तो x या y का क्या है, विलोप का मतलब लोप कर देते, अर्थात कैंसिल कर देते x या y में से किसी को। तो यहाँ क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि का मतलब है जो भी दो समीकरण दिया गया है, किसी भी समीकरण को ले करके x को y के पद में या y को x के पद में बदल करके तो वही मान हम जो है किसी समीकरण में रख लेंगे, अर्थात जिस समीकरण से को लेंगे उसमें नहीं दूसरे समीकरण में रखेंगे। तब हमारा यह जो है एक रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण में बदल जाएगा। जब एक चर वाला रैखिक समीकरण में बदल जाएगा तो उसको हम पक्षांतर करके हल कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले दिया गया समीकरण क्या है हमारा, दिया गया समीकरण है हमारा, पहला समीकरण है x + y = 14 और दूसरा है x - y = 4। तो यह हमारे दो समीकरण हैं। इसको समीकरण नंबर 1 मान लें, इसको समीकरण नंबर 2 मान लें। ध्यान दीजिएगा, आप स्वतंत्र हैं, चाहे समीकरण 1 को लें या समीकरण 2 के लें, किसी को भी ले करके हम बदल सकते हैं, x को y के पद में या y को x के पद में। तो हम बात करते हैं समीकरण 1 से या समीकरण 2 को लेकर के समीकरण 1 से ही ले लें, आप स्वतंत्र हैं। तो समीकरण 1 से क्या हमारा है, यहाँ दिया है x + y = 14। तो अब ध्यान दीजिएगा, आप स्वतंत्र हैं, चाहे x को y के पद में या y को x के पद में बदल सकते हैं। तो यहाँ हो गया हमारा x = 14 - y। अब ध्यान दीजिएगा, चाहे x को y के पद में या y को x के पद में बदलें, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ओनली वन, अगर x को बदल रहे हैं तो x होना चाहिए, y को बदल रहे हैं तो y होना चाहिए। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब ध्यान हमें यह देना है कि जिस समीकरण को हम लेंगे, यह जो मान हमारा प्राप्त होगा उस समीकरण में हम नहीं मान यहाँ रखेंगे, अगले समीकरण में रखेंगे। अर्थात कौन सा समीकरण लिया गया, समीकरण 1 लिया गया, तो समीकरण 1 में जो है यह मान नहीं रखेंगे, बल्कि किस में रखेंगे, हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो x = 14 - y समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिया गया तो समीकरण 2 में रखना होगा, यह ध्यान देना है। समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या कह रहा है हमारा, समीकरण 2 है हमारा x - y = 4 है। अब यहाँ जो x का मान है हमारा है, x का मान रख देंगे तो x की जगह पे क्या हमारा 14 - y = 4। तो यहाँ हो गया हमारा 14 - 2y = 4। तो यहाँ -2y = हो गया 4 - 14 या -2y = -10 के, अर्थात -y = -10/-2। तो इसको कैंसिल कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 या
y बराबर मिल गया हमारा 5। ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस का भाग हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो गया, अगर यहाँ माइनस आ गया तो यह हमारा y जो है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 5। अब यही मान जो है हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, या समीकरण 1 में रख दें, या समीकरण 2 में रख दें, या समीकरण 3 में रख दें। y बराबर 5 या समीकरण 1 या समीकरण 2 या समीकरण 3 किसी में रख सकते हैं। समीकरण 3 में रखने पर या 2 में रखने पर किसी में रख सकते हैं। भैया समझ लेना, तो भैया को नहीं देते। तो यहाँ हो गया हमारा मान, समीकरण 3 क्या था, x इक्वल टू था हमारा 14 माइनस वाई। तो x इक्वल टू हो गया 14 माइनस 5, अर्थात x 14 में से 5 निकल गया तो कितना हुआ, 9 5 14। तो आंसर हमारा मिल गया x इक्वल टू 9 तथा y इक्वल टू हमारा क्या मिल गया, 5। यही हमारा हो गया आंसर। इसी का दूसरा पार्ट है, कह रहा समीकरण दिया गया s माइनस टी इक्वल टू 3 या s डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई टी अपान 2 इक्वल टू 6 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एकदम क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 की तरह है क्वेश्चन यह। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया गया समीकरण है हमारा, जो भी समीकरण दिया गया उसको लिख लेंगे। हमारा है s माइनस टी इक्वल टू 3 यस डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6 है। इसको हम जो है समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी समीकरण ले करके हम वही मान इसमें फिल कर देंगे। तो किसी भी समीकरण को ले सकते हैं हम। तो यहाँ ले लें हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से। समीकरण 1 से यस को टी के पद में व्यक्त कर दें या टी को यस के पद में। तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 हमारा है यस माइनस टी इक्वल टू 3 है। तो यहाँ हो जाएगा यस इक्वल टू 3 प्लस टी। यह मिल गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब ध्यान दीजिएगा, यही कि क्या बताया गया था आपको पहले पार्ट में कि हमारा जो बाएं पक्ष में ओनली वन यस ही रहना चाहिए या टी जो भी है रहना चाहिए। और यह बताया गया कि अगर जिस समीकरण को हम लेंगे तो जिसमें बदलेंगे वह मान हम उस समीकरण में नहीं रखेंगे। तो किस समीकरण को लिया गया था, समीकरण 1 को लिया गया था। इसलिए यह मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ जो है यस इक्वल टू 3 प्लस टी समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख दिया जाए तो समीकरण 2 हमारा क्या है, यस अपान 3 टी अपान 2 इक्वल टू 6 के। तो यस इक्वल टू 3 प्लस टी दिया गया था, 3 मिला। समीकरण 2 क्या हमारा, यस अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6 है। तो यस हमारा जहाँ है वहाँ क्या रख देंगे हम, 3 प्लस टी रख देंगे। तो यस की जगह पे हमारा मिल गया यहाँ 3 प्लस टी अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6। अब इसी को हल कर दिया जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ हमारा जो एलसीएम मिल जाएगा, 3 दूनी कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा या तो 6 मिल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 अर्थात यहाँ 2 ब्रैकेट में 3 प्लस टी हो जाएगा। यहाँ 2 तिहाई 6 अर्थात 3 टी हो जाएगा इक्वल टू 6। इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ हमारा मिल जाएगा यह, तो या 2 तिहाई 6 प्लस 2 टी प्लस 3 टी, 6 क्या हो गया हमारा 36, 6 का 6 में गुणा हुआ 36 हो गया। तो यहाँ 2 और 3 मिला के कितना हो गया, 5 टी हो गया
और यहाँ हो गया 36 माइनस 6 या 5t इक्वल टू हो गया 30 के, अर्थात t इक्वल टू हो गया 30/5 के। अब यहाँ जो है 5 एकम 5, 5 30, t इक्वल टू हो गया 6। अब यह t हमारा इक्वल टू 6 चाहे समीकरण 1 में रखें, चाहे समीकरण 2 में या समीकरण 3 में रखें, किसी में रख सकते हैं। t इक्वल टू 6 समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण 3 क्या है? यस इक्वल टू है 3 प्लस टी, अर्थात यस इक्वल टू 3 प्लस 6, तो यस इक्वल टू 9 है। तो हमारा आंसर क्या मिल गया यहाँ? टी इक्वल टू यस इक्वल टू 9 और टी इक्वल टू 6। अब यदि हमें इसकी उत्तर की जांच करनी है तो हम अगर उत्तर की जांच करें तो हमारा क्या आंसर क्लियर हो जाएगा। तो उत्तर की जांच में क्या करें? समीकरण 1 ले लें। समीकरण 1 क्या है हमारा? समीकरण 1 से क्या हमारा? यस माइनस टी इक्वल टू 3। तो यस का मान हमारा 9 मिला और टी का मान 6 मिला। तो यहाँ हो गया 3 इक्वल टू 3। देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। हमारा आंसर क्या है? करेक्ट है। पहले पार्ट क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो यहाँ जो है दिया गया समीकरण हमारा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। चाहे अब जो है समीकरण दिया गया समीकरण हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब जो है बताया गया आपको सेम एकदम जो है दूसरे पार्ट की तरह है। तो यहाँ अगर या तो समीकरण नंबर 1 लें या 2 लें, जो भी ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। x को y के पद में बदलें या y को x के पद में बदलें। तो यहाँ हम ले रहे हैं समीकरण नंबर 1 या 2, कोई भी ले लें। तो यहाँ लिख दें समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारा? 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ हो जाएगा 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई। जैसा कि बताया गया आपको कि बाएं पक्ष में हमारा ओनली 1 x या y ही रहना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब जो है समीकरण नंबर 3 वाला मान जो है समीकरण जैसा कि बताया गया, जिस समीकरण को हम बदलेंगे उसमें मान नहीं रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर तो यहाँ हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है? 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। इसको हम जो है x की जगह पे रख सकते हैं। तो यहाँ हो गया x 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3y इक्वल टू 9 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसको कैंसिल कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 9 हो गया यहाँ। तो यहाँ हो गया हमारा यह 3 त्रिका
9 + 3y - 3y = 9 हो गया। तो 3y से कैंसिल हो जाएगा हमारा। यहाँ हो जाएगा 9 = 9। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारा y का मान ही नहीं प्राप्त हुआ। जब y का मान नहीं प्राप्त हुआ तो x का मान भी प्राप्त नहीं होगा। यहाँ जो हमारा है, यहाँ x और y के मान प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात जो है जब x और y का मान प्राप्त नहीं होगा तो दिए गए समीकरण का हमारा क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। चूंकि x और y का मान प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अर्थात इसका जो है x और y का मान क्लियर नहीं हुआ। यही हमारा आंसर है। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। यदि हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।